Hello student, welcome once again to my chemistry channel Amazing Chemistry. I am your educator Dr. Rohit Chakravarti. Welcome you. आज हम लोग बहुत ही important topic करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, regarding metallurgy of different metals, and the most important topic would be your Ellingham diagram. Here you can see Ellingham diagram बहुत ही important topic है जिसपे हम लोग आज discuss करेंगे in detail, and every year क्वेश्चन मस्ट कम इन योर बोर्ड एग्जाम, इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम. सो मैं आज इसके बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम, हाउ दिस एलिंगम डायग्राम हैज बीन ड्रॉन, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस एलिंगम डायग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. Yes, so this is part 4 of metallurgy process. So देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. Thermodynamic principles of metallurgy. Metallurgical process involve principle of chemistry of which thermodynamical principles are very important. In order to understand these metallurgical transformation, knowledge of basic concept of thermodynamics and related terms like Gibbs energy is very much required. सो बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटलर्जी के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक नॉलेज की जरूरत है. उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन सिलेक्ट द प्रोसेस फॉर द मेटलर्जी सो दैट वी कैन आइसोलेट द मटेरियल फ्रॉम इट्स ओर, एंड व्हाट आर दैट इंपॉर्टेंट term which is relevant, that is your Gibbs free energy represented by delta G. delta G की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा एच कितना होना चाहिए, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एनी प्रोसेस एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस. सो डेल्टा एच हम लोगों को पता है, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस इज योर एंट्रोपी चेंज. हियर डेल्टा जी को हम फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं. So for any reaction, this change could be explained through delta G is equal to minus RT ln of K. तो delta G को हम यहाँ पे free Gibbs free energy बोलते हैं. K is your equilibrium constant and T is temperature. So a negative delta G implies that K is positive, which means reaction is proceeding in the forward direction. All right. तो इससे क्या पता पड़ता है कि जब भी हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड द रिएक्शन इज वेरी मच फीजिबल. Okay, now moving on to the next point, that is in metallurgical process when value of delta G is negative, only the reaction will proceed. For this delta H is always positive and delta S is always positive at high temperature, that is T delta S is greater than delta H. तो बहुत ही important point लिखा हुआ है कि for feasible reaction जो हमारे लिए feasible है, जो कि आगे forward direction में move करेगी, उस reactions के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए. टी डेल्टा एस हमेशा डेल्टा एच से पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, और वैल्यूज जो है डेल्टा एस और डेल्टा एच की, इट हैज टू बी पॉजिटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर क्या हो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी किसी रिएक्शन के लिए, देन मेक सच रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. इट इज कपल्ड विद अनदर रिएक्शन ऑफ लार्ज डेल्टा नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू, सो दैट द सम ऑफ द टू डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव. अगर एक डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो दूसरे के साथ कपल करेगा जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, वो भी हायर, सो दैट कि कपल होने के बाद ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. दिस इज नोन एज कपलिंग ऑफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट मे बी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हाफ रिएक्शन. इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस इन विच रिड्यूसिंग एजेंट हैज बीन यूज्ड. ओके, so the decomposition of iron oxide to iron is non-spontaneous, while burning of carbon monoxide in presence of oxygen is a spontaneous process. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स का हम डिकम्पोजिशन को नॉन स्पॉन्टेनियस मानते हैं, हाउएवर बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मानते हैं. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द रिएक्शन. हियर यू कैन सी रिएक्शंस लिखी हुई है, आयरन ऑक्साइड टू आयरन. ऑल राइट, so here you can see iron oxide to iron and oxygen as a byproduct, and carbon monoxide when it reacts with oxygen results in the formation of carbon dioxide gas. Here the value of delta G is minus 514.4 kilojoule per mole. So क्या करेंगे इसमें हम, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखा हुआ है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3 we get
6 carbon monoxide plus 3 oxygen equal to 6 carbon dioxide molecules of carbon dioxide. So delta G would be minus 1543.2 kilojoule per mole. अभी हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन 2Fe2O3 plus 6 carbon monoxide. It results in the formation of iron molecule 4 and 6 molecules of carbon dioxide. As the value of delta G is negative, reaction is feasible and spontaneous. तो हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखनी है, for the reaction to be feasible and spontaneous, delta G has to be negative. And to predict the feasibility of a thermal reduction of a ore, we draw a plot. हम लोग एक ड्रॉ करते हैं प्लॉट, किसके बीच में? गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में. सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर, एंड जो भी मैं पॉइंट्स आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बट एलिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों, दैट केमिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट. ये एक इस टाइप का सब्जेक्ट है वेयर लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. You have to write down and you need to practice a lot, otherwise it will be difficult to remember. Okay, so now moving on to the next topic, that is your Ellingham diagram. Ellingham diagram क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम एक बार. This is the graphical representation of Gibbs energy change versus absolute temperature for a process, and it is known as Ellingham diagram. So here you can see this is the diagram of Ellingham. So in which on your x-axis this is the temperature, and on your y-axis there will be a Gibbs free energy, that is a delta G naught, and its unit is kilojoule per mole of oxygen. Okay, so this is the diagrammatic presentation, a graph between delta G naught and temperature. All right, now moving on to the main points of Ellingham diagram. So the graphical representation of Gibbs energy versus absolute temperature for a process is known as Ellingham diagram. Generally diagram consists of a plot delta G versus T for the formation of oxides of elements. इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायग्राम क्या हमें बता रहा होता है? Formation of metal oxides from the metal. As you can see here, example has been given where magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. Aluminium reacts with oxygen to form alumina, that is aluminium oxide. Here other examples like copper reacts with oxygen to give copper oxide. Iron reacts with oxygen to give iron oxide. Okay, and this is the example of zinc oxide. Okay, so now moving on to the next point. In this reaction amount of gases decreases, resulting in decrease in the randomness due to molecular motion. As a result change in entropy becomes negative. So क्या होगा, यहाँ पे एंट्रोपी हमारी नेगेटिव हो जाएगी. Thus in equation that is delta G is equal to delta H minus T delta S, the term T delta S become positive. T delta S हमारे लिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. This causes increase in the value of free energy change and delta G which increase in temperature. Hence on a delta G versus T plot for the formation of oxide, the slope is usually positive. तो इस केस में क्या होता है कि स्लोप हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. And the study of the variation in temperature during thermal reduction is known as pyrometallurgy. This is the definition of pyrometallurgy. Here you can see all the in which you can see ये हमारे सब में पॉजिटिव कर्व्स आ रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. There is only one curve which you can see in the negative direction, that is of your carbon monoxide. So what is the reason behind it? As I have written over here, that in case of carbon monoxide, what happens when carbon reacts with oxygen results in the formation of carbon monoxide. In this reaction delta S is positive, whereas if we talk about the formation of metal oxides, metal when reacts with oxygen results in the formation of metal oxides. In this case delta S is negative. जब डेल्टा S हमारे नेगेटिव होगा तो जो हम लोग प्लॉट देख रहे हैं डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो इसमें हमें सारे ही अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे पॉजिटिव. वेयर एज कार्बन मोनोऑक्साइड जब फॉर्मेशन होता है इसमें हमारे डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट शोज द नेगेटिव. एंड हियर दिस मैग्नीशियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इट कैन रिड्यूस एनी ऑक्साइड. ये जितने भी आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के ऊपर जितने भी हैं, so here magnesium can reduce this metal, and this is the temperature where it get melts. So this is the intersection given here. Okay, so at temperature above this, the carbon monoxide line comes below the iron and iron oxide. So in this range coke will reducing the iron oxide and will itself oxidize to carbon monoxide. Okay,
So each plot is a straight line except one. When some changes in phase take place, this temperature at which such changes occur is indicated by an increase in slope on positive side. Example, zinc and zinc oxide plot, the melting is indicated by an abrupt change in the curve. So there is an abrupt change in the curve where you can see here it is given there is an abrupt change in the curve. All right. So there is a point in the curve below when delta G free energy is negative. So metal oxide is stable. Above this point, metal oxide will decompose on its own. Okay. So these are the important points of the Ellingham diagram. In an Ellingham diagram, the plot of delta G for oxidation and therefore reduction of corresponding species of common metals and some reducing agents are given. The value of delta G etc. for the formation of oxides and different temperature are depicted, which make interpretation easy. So it will be easy to interpret. Now the next point is similar diagrams are also constructed for sulfides and halides, and it becomes clear why reduction of metal sulfide is difficult. Therefore delta G of metal sulfide is not compensated. Okay, so here we can see the next topic, that is your application of Ellingham diagram. कि हम लोगों की क्या इंपॉर्टेंट, इसको क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, तो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है. सो एलिंगम डायग्राम हमें क्या बताता है. इट गिव्स अ बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा हमारे लिए, उसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द एलिंगम डायग्राम फॉर द रिडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड. टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड वी रिक्वायर अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन. So on the basis of Ellingham diagram, we can select the best reducing agent. Next point is it predicts the feasibility of thermal reduction. So we can predict whether the thermal reduction is feasible or not. The criteria of feasibility is that at a given temperature, Gibbs energy of the reaction must be negative. Delta G has to be negative. मैंने पहले ही clear किया आप लोगों को. Then it shows that reduction of the oxide of an element in upper line is feasible by the element represented in the lower line. जो भी हमारे मेटल्स लोअर साइड में प्रेजेंट है, इट कैन रिड्यूस द अबव मेटल ऑक्साइड्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मैग्नीशियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट मैग्नीशियम इज नॉट दैट मच अवेलेबल. सो वी नॉर्मली यूज एल्यूमिनियम मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इन मोस्ट ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस एल्यूमिनियम मेटल हैज बीन यूज्ड बिकॉज एल्यूमिनियम इज द metal which is maximum available in the earth crust. So aluminium is the metal which we considered as a best reducing agent. All right. Next point is it shows that reduction of a metal oxide of element in upper line is feasible by the element represented in the lower line. Reduction is easier if the difference is large. It explains the faster reaction rate when ore melts down. Now what are the limitations of the Ellingham diagram? First point is the interpretation of a free energy will be true only when reactants and products are in equilibrium. Here you can see metal oxide when it reacts with a reducing agent results in the formation of metal. So this is the first limitation, that the interpretation of free energy will be true only when reactants and products are in equilibrium. जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तभी इसका इंटरप्रिटेशन ठीक होगा. सेकेंडली एलिंगम डायग्राम ने सिर्फ हमें थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी के बारे में बताया है, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक. इट इंडिकेट्स थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस बट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द काइनेटिक ऑफ द रिड्यूसिंग प्रोसेस. सो थैंक यू बच्चों. So this is the end of this video in which I have described about the Ellingham diagram and the thermodynamics. I hope you will like this video. It will enhance your knowledge. So keep watching my videos. Thank you.